तो वेलकम आईपीएंस एंड कैसे हैं आप लोग। हमारा जो नया लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का वो है आइडेंटिकल पार्टिकल के टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में मैंने सब चीज़ें हैं वो मैंने लिखी है, और ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये भी जीसेट नेट गेट ऐसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फिजिक्स की उसमें पूछा गया है। अब यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल्स किसे कहते हैं वो एक बार वर्बली बता देता हूँ कि जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो कि फेस कट है, उसकी आईज है, सभी चीज़ें हैं सेम रहती है, लेकिन अगर हम हेयर कट की बात करें तो एक ने अलग टाइप के हेयर कट करवाए हैं, एक ने डिफरेंट बियर्ड रखी है, स्टाइल अलग रखी है, तो इस तरह से वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से वो सेम ही रहते हैं और डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो द पार्टिकल्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय मीन्स ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है उससे आप अलग नहीं कर सकते। मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? मास, चार्ज, स्पिन। तो यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल की डेफिनेशन है। अब आइडेंटिकल पार्टिकल है और नॉन इंटरेक्टिंग है, आपको क्वेश्चन में बोला जाता है। तो नॉन इंटरेक्टिंग मतलब कि उसमें दो पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म अगर प्रेजेंट है तो इंटरेक्टिंग कहा जाता है, एब्सेंट है तो नॉन इंटरेक्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि if Hamiltonian of system remains unchanged under exchange of particle in pair then particles are called identical particle। मतलब कि पेयर में जब पार्टिकल्स है वो चेंज होते हैं तो हैमिल्टोनियन अगर चेंज नहीं होता है तो उसे आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं। अब आइडेंटिकल पार्टिकल के डिफरेंट टाइप है, जैसे कि क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल एंड क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल। तो क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल है वो स्पिनलेस होगा और जनरली डिस्टिंग्विशेबल होगा। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि उसको आप अलग कर सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं। तो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल है उसमें स्पिन भी होगा लेकिन और इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। तो यहाँ पे क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल के भी टाइप्स होते हैं। तो देखो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल के टाइप यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि आइडेंटिकल बोसोन हो सकता है या आइडेंटिकल फर्मियन हो सकता है। तो कब हम बोसोन बोलेंगे, कब हम फर्मियन बोलेंगे? तो देखो बोसोन हम कब बोलेंगे कि जब आपका पार्टिकल है उसके पास इंटीजर स्पिन है या तो जीरो स्पिन है। तो अगर स्पिन इंटीजर है या जीरो है, मतलब कि एच कट है, 2h कट है, 3h कट है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिकल बोसोन। और जीरो होगी स्पिन तो भी आइडेंटिकल बोसोन बोलेंगे। अब आइडेंटिकल फर्मियंस है वो हम कब बोल सकते हैं कि हाफ ओड इंटीजर स्पिन। हाफ ओड इंटीजर स्पिन मतलब कि h कट बाई 2, 3/2h कट, 5/2h कट, इस तरह की स्पिन होगी तो ही हम आइडेंटिकल फर्मियन से बोलेंगे। अब कॉम्पोजिट सिस्टम की बात करते हैं। कॉम्पोजिट सिस्टम मतलब कि अगर सिस्टम है उसमें फर्मियंस ज़्यादा है, 1 और 2 फर्मियंस है या 1 और 2 बोसोन्स है, तो सिस्टम का नेचर किस टाइप का होगा। तो अब देखो कंपोजिट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं आपको बुक में नोट डाउन करनी है डेफिनेशन के लिए। इसके बाद ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और एग्जामिनेशन में इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन है आ सकते हैं। जैसे कि क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल है तो उसमें स्पिन और इनडिस्टिंग्विशेबल ये पूछा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि कंपोजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो कंपोजिट सिस्टम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा और दूसरा भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही दिया है मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो फर्मियंस है। क्यों? क्योंकि फर्मियंस में देखो इलेक्ट्रॉन से
वो है फर्मियोन्स। क्योंकि फर्मियोन्स है उसकी स्पिन होती है हाफ। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन s1 एंड s2 होगी। तो या तो ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे या दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक अप एक डाउन। तो यहाँ पे स्पिन देखो +1/2 +1/2, यहाँ पे स्पिन हो रही है 1, यहाँ पे भी 1 हो रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है आपकी स्पिन 0। तो स्पिन है 0 या तो 1 हो सकती है। अब देखो डाउन स्पिन है तो यहाँ पे -1 आ सकता है, लेकिन हम रिस्पेक्टिवली बात करेंगे तो या तो ये दोनों अप हो सकते हैं या तो दोनों अप एंड डाउन हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे स्पिन है वो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, 0 या तो 1। अब फॉर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब देखो यहाँ पे 1/2 1/2 और 1/2, तो सिस्टम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन 1/2 है, तो आपको पता है कि हमें अगर फाइनल स्पिन है वो पता करनी है तो क्या करेंगे। तो देखो S1 S2 में से ये स्पिन आ रही है 0 और 1, S12 के स्पिन। अब S3 है वो है 1/2, तो जो फाइनल स्पिन है वो हमें मिल सकती है, देखो 0 + 1/2, या मतलब कि ये 1/2 मिल सकती है। यहाँ पे 1 से 1/2 और 3/2 मिल सकती है। तो यहाँ से इसका मतलब है ये तो तीनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे रहेंगे तो 3/2 स्पिन होगी। एक अप और 2 डाउन रहेंगे तो इसकी स्पिन भी देखो -1/2 होगी, लेकिन यहाँ पे हम मोड की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने मोड लिखा है कि आप स्पिन है वो -1/2 की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे थर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 अप और 1 डाउन, तो भी यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रही है जहाँ पे स्पिन है वो 0 मिल रही हो। तो अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अप है, एक डाउन है और एक यहाँ पे इस तरह है। क्लियर? ये तो फन के लिए ही था, लेकिन ऐसा करना नहीं है, सोचना भी नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे स्पिन है किस तरह से निकाली जाती है, देखो अगर आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है या 2 ही पार्टिकल है तो उसकी स्पिन का सम कर दो और एक बार स्पिन है दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर देखो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 1/2 स्पिन है तो ऐसा आ रहा है। अगर स्पिन है 3/2, दूसरे की भी स्पिन है 3/2, तो एक 0 आएगा, 0 से लेके 3/2 + 3/2 क्या आ जाएगा 3। तो 0 से लेके 3 तक जाना है, मतलब 1 2 3 ये सभी है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर यहाँ पे बात करें कि स्पिन है वो आपकी 5/2 होगी, स्पिन 2 है वो 3/2 होगी, तो फाइनल जो स्पिन आपको मिलेगी वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग कैसी स्पिन मिलेगी, 5/2 - 3/2 मतलब कि 1, और यहाँ से 5/2 + 3/2 मतलब कि 4, तो 2 3 एंड 4। सो 1 2 3 4 डिफरेंट स्पिन्स है वो हमें मिलेंगी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से आते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सिस्टम में तो क्या होगा। तो
यहाँ पे देखते हैं, चलो जनरलाइज केस भी देख लेते हैं। कि इफ सिस्टम consisting of large number of fermions, अगर सिस्टम ने लार्ज नंबर ऑफ फर्मियंस है तो क्या होगा। तो देखो यहां पे सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ फर्मियंस है तो system is fermionic if number of constituents are odd, और system is bosonic if नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इवन। इसका मतलब है देखो, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फर्मियन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, मतलब कि इवन। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, बोसोनिक। सिस्टम हो जाएगा आपका बोसोनिक। अब सिस्टम बोसोनिक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि स्पिन कैसे मिलेगी आपको, स्पिन 0 या तो इंटीजर। तो यहाँ पे देखो सिस्टम में स्पिन मिल रही है 0 या 1। अब यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ओड नंबर है, नंबर ओड है तो स्पिन है, देखो ओड नंबर है तो फर्मियोनिक नेचर मिलेगा, तो सिस्टम हो जाएगा आपका फर्मियोनिक, सिस्टम हो जाएगा फर्मियोनिक। अब फर्मियोनिक सिस्टम हो जाएगा तो स्पिन है वो कैसी मिलेगी, स्पिन मिलेगी आपको हाफ ओड इंटीजर। क्लियर। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम है उसमें अगर फर्मियन है, लार्ज नंबर ऑफ फर्मियंस दिए गए हैं और फर्मियन की जो नंबर ऑफ फर्मियंस है वो ओड है तो फर्मियोनिक नेचर होगा सिस्टम का, और नंबर ऑफ फर्मियंस है वो इवन है तो सिस्टम का नेचर होगा बोसोनिक। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करो कि अगर जो सिस्टम है उसमें बोसोन्स कंसिडर है, बोसोनिक सिस्टम है, इफ सिस्टम contains bosons then it is always bosonic। मतलब कि देखो यहाँ पे अगर मैं 0 1 2 3 ऐसे स्पिन का सम करूँगा तो ये इंटीजर ही आएगा, कभी भी ये हाफ ओड इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सिस्टम अगर एक बार बोसोनिक, सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बोसोनिक है, बोसोन से, तो सिस्टम कभी भी फर्मियोनिक नहीं हो सकता है। तो वंस अ बोसोन इट इज ऑलवेज बोसोनिक। क्लियर। अब न्यूक्लियस के लिए बात करते हैं। फॉर न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन
and proton. So both are fermions. न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसकी स्पिन 1/2 होती है, इसकी भी 1/2 स्पिन होती है, तो 1/2 स्पिन, यहाँ पे भी 1/2 स्पिन। तो अगर यहाँ पे बात करें नेचर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे इफ इवन आ रहा है और ये ओड आ रहा है, तो इवन आएगा तो बोसोनिक और ओड आ रहा है तो इसका मतलब है फर्मियोनिक। क्लियर? ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस को हटा के सिंपली क्या लिखते हैं, एटम लिख देते हैं। तो एटम की जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा टर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन 1/2 है, तो यहाँ पे सेम, अगर इवन है तो बोसोनिक और ओड है तो फर्मियोनिक। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज बोसोनिक और विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज फर्मियोनिक। अब यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये सभी क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन एनर्जी की वैल्यूज है उसके क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सभी जो मैंने पोटेंशियल वेल करवाया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर करवाया है, वो सभी की एनर्जीज फाइंड करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एनर्जी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल में किस तरह से चेंज मिलता है, वेव फंक्शन है उसमें किस तरह का चेंज मिलता है, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक किस तरह से रहता है। तो चलिए देखते हैं हम आइगन वैल्यू और एनर्जी आइगन वैल्यू एंड वेव फंक्शन के प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अब देखो n पार्टिकल है, आइडेंटिकल और इंटरेक्टिंग नॉन इंटरेक्टिंग दोनों केसेस हम देखते हैं। तो देखो नॉन आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे देखो P1 और M1 मैंने लिखा है, P2 M2 लिखा है, Pn Mn लिखा है। ओके, सो यहाँ पे देखो Pn Mn मैंने लिखा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी दिया गया है। तो ये हैमिल्टोनियन बेसिकली मैंने लिखा है, तो यहाँ पे H1 प्लस H2 प्लस अप टू Hn है वो मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है टोटल हैमिल्टोनियन है वो समेशन ऑफ इंडिविजुअल हैमिल्टोनियन हो गया। तो एनर्जी है वो भी समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल हो गई, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे वेव फंक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो इससे पहले मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल में भी मैंने ये बताया था कि वेव फंक्शन है इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एनर्जी का सम हो रहा है। सो यही चीज़ यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल या नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल में भी हो रही है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। तो आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग जब है तो म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं है P1 P2 का स्क्वायर या P1 P2 कहीं पे भी नहीं है, P1 का स्क्वायर है। और यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, M1 की जगह पे सिर्फ M लिख दिया है और सभी पार्टिकल का मास है वो M है। तो यहाँ पे भी हैमिल्टोनियन और एनर्जी सेम ही लिखी जाती है, समेशन ऑफ एनर्जी एंड समेशन ऑफ हैमिल्टोनियन। क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल
एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है। अब यहाँ पे देखो हम प्रॉब्लम्स जब सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है तो क्लासिकल ये क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है तो क्वांटम मैकेनिक्स के ही आएंगे, क्वांटम पार्टिकल के ही आएंगे। लेकिन जो एग्जामिनेशन है उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि फॉर क्लासिकल आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल वेव फंक्शन क्या आता है। अब वेव फंक्शन है वो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, तो वेव फंक्शन आपका ये आता है साई, और यहाँ पे जो कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में टर्म दी गई है n1 n2 दी गया है तो कोई बात नहीं, x1 x2 दिया गया है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेव फंक्शन आता है। जैसे हम समेशन को यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सिग्मा से, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वांटम आइडेंटिकल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो ये मैंने वेव फंक्शन लिखा है, और ये वेव फंक्शन किसका है, पार्टिकल इन बॉक्स का। पार्टिकल इन बॉक्स मतलब कि पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। क्लियर। अब यहाँ पे देखो x1 है, x1 के साथ यहाँ पे देखो x1 है वो फर्स्ट पार्टिकल है, वो उसके ग्राउंड स्टेट में है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो सेकंड स्टेट में है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। अब जब हम आइडेंटिकल पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल एक्सचेंज है वो होगा ही पार्टिकल एक्सचेंज इन पेयर। तो यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये जो ग्राउंड स्टेट है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में एक पार्टिकल है, उसे हम देखो यहाँ पे पार्टिकल है वो आइडेंटिकल ही है। तो एक बार ये पार्टिकल जो ग्राउंड स्टेट में था वो एक्साइटेड स्टेट में ड्रॉ करते हैं, और जो पार्टिकल देखो पार्टिकल आइडेंटिकल ही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पार्टिकल आइडेंटिकल है तो इसमें क्या चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, मतलब ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे देखो x1 के साथ ग्राउंड स्टेट था, x2 के साथ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था, अभी x1 के साथ सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे चला गया है और सेकंड है वो यहाँ पे आ गया, मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं पेयर में। तो इस तरह से phi1 एंड phi2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो टोटल वेव फंक्शन है बोथ पार्टिकल का वो लिख सकते हैं c1 phi1 प्लस c2 phi2। और आपको देखो यहाँ पे अगर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैव डेफिनेट सिमेट्री, then C1 and C2 are chosen such that psi becomes symmetric or antisymmetric। देखो अगर psi इक्वल टू C1 phi1 प्लस C2 phi2 में हमने C1 इक्वल टू C2 ले लिया है तो क्या आ जाएगा, देखो C1 phi1 प्लस C1 phi2। क्लियर। अब यहाँ पे ये C1 के साथ ये phi2 लिख रहा हूँ, C1 phi2 प्लस यहाँ पे ये C1 के साथ यहाँ पे phi1 लिख रहा हूँ, तो ये भी सेम ही है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और अगर C1 इक्वल टू माइनस C2 है तो क्या आ जाएगा, C1 phi1 माइनस C1 phi2। अब यहाँ से देखो ये अगर एक्सचेंज करते हैं ना तो C1 phi2 माइनस C1 phi1 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस बाहर निकल के C1 phi1 प्लस
यहाँ पे आ जाएगा -C152। तो यहाँ पे माइनस साइन आती है और यहाँ पे सेम वेव फंक्शन अगर आपको मिल रहा है तो इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? तो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक है वो आपको सिर्फ याद रखना है, किसे सिमेट्रिक कहेंगे किसे एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। जब बीच में प्लस साइन आ रही है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, माइनस साइन आ रही है तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां से देखो एक ये सभी लिख लिया, यहाँ पे देखो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो दो पार्टिकल है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि अगर पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फर्मियंस, अगर सिस्टम फर्मियंस से बना हुआ है तो टोटल वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक कहा जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पे साई टोटल मैंने लिखा है, साई टोटल है एक तो साई पोजीशन एंड साई स्पिन। इसका सभी का जो मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो भी बता दूंगा। और सिस्टम अगर बोसोनिक है, सॉरी सिस्टम कंसिस्टिंग बोसोन्स देन इट इज सिमेट्रिक। मतलब कि देखो आपको सिस्टम का नेचर नहीं देखना है, सिस्टम का नेचर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टम। अगर फर्मियन से बना है तो आपको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना है, अगर बोसोन से बना है तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिस्टम में है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इवन नंबर है तो सिस्टम का नेचर हो जाएगा बोसोनिक। लेकिन बोसोनिक नेचर है वो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े क्रॉस मार्क लगाकर मैंने बोला है कि ये गलत है, सिस्टम का नेचर देखना ही नहीं है। सिस्टम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम बना है इलेक्ट्रॉन से, तो सिस्टम फर्मियन से बन गया, सिस्टम फर्मियन से बन गया, इसका मतलब है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ जाएगा। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ जाएगा। अगर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ He24 तो सिमेट्रिक। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लो कि He24 है, वैसे ही He हीलियम यहाँ पे 2 3 भी होगा। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसका नेचर है वो फर्मियोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्मियोनिक। इसका फर्मियोनिक नेचर है, इसका है बोसोनिक नेचर। तो हीलियम जब भी पूछा जाएगा तो वो स्पेसिफाई करेंगे He24 है या He23। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करो कि अगर यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक बोला, मतलब कि देखो यहाँ पे फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे सेकंड लेवल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट लेवल में है, ये दोनों डिफरेंट लेवल में है, मतलब कि देखो यहाँ पे पोजीशन है वो अगर एंटी सिमेट्रिक हो गई
तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक और चीज़ यहाँ पे हम नोट करते हैं आपकी इजीनेस के लिए कि psi is symmetric when psi position symmetric and psi spin symmetric, या तो दोनों एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए अब दोनों एंटी सिमेट्रिक है तो भी जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक बोला जाएगा, और साई टोटल वेव फंक्शन साई हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक इफ साई पोजीशन सिमेट्रिक है और साई स्पिन है वो एंटी सिमेट्रिक है, और साई पोजीशन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा और साई स्पिन है वो सिमेट्रिक होगा, तो भी इसको एंटी सिमेट्रिक, टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक कब होगा, दोनों है वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा तभी। अगर दोनों सिमेट्रिक है या तो दोनों एंटी सिमेट्रिक है तो कंपल्सरीली टोटल वेव फंक्शन साई है वो सिमेट्रिक मिल जाएगा आपको। तो अगर आपकी जो सिस्टम है बनी है बोसोन से और आपको जो स्पिन पार्ट दिया गया है वो सेम है, स्पिन पार्ट दिया गया है वो सेम है, तो इसका मतलब है पोजीशन है वो सेम ही होगी, मतलब कि सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं चलो, कि इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे दो डिफरेंट लेवल में यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए 1 और 2। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये है फर्मियंस, तो फर्मियंस मतलब कि साई टोटल हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक हो गया इसका मतलब है कि देखो साई स्पिन की बात करें तो देखो दोनों अप है तो स्पिन पार्ट है, दोनों अप साइड है, तो ये तो देखो यहाँ पे स्पिन पार्ट है उसको लिखा जाएगा इस तरह से, तो स्पिन पार्ट है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मतलब है कि साई पोजीशन की हम बात करेंगे, साई पोजीशन, तो ये देखो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ही मैं लिख रहा हूं, तो साई पोजीशन की बात करेंगे ना तो साई 1 साई 2, देखो यहाँ पे साई R1, यहाँ पे साई R2, साई 1 R1 साई 2 R2 माइनस साई 1 R2 साई 2 R1। क्लियर? तो साई पोजीशन देखो ये सिमेट्रिक हो गया, अब ये एंटी सिमेट्रिक हो गया, तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मिलके बनता है एंटी सिमेट्रिक। तो फर्मियन है तो साई टोटल हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक। तो अगर यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं कि वेव फंक्शन है, आपको पूछा जाता है कि टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा या स्पिन पार्ट कैसा होगा। तो अगर आपका जो सिस्टम है वो बना है फर्मियन से, नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट है वो फर्मियन से, तो पोजीशन अगर आपको दी है वो, अगर देखो यहाँ पे पोजीशन है ना, यहाँ पे पोजीशन में प्लस दिया होगा, ये भी आपको लिखना है, ये पोजीशन में प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये भी आपको एंटी सिमेट्रिक ही नेचर देता है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर फर्मियन से यहाँ पे, तो या तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या तो एक ही लेवल में स्पिन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। तो
देखो यहाँ पे क्या है कि स्पेस पार्ट है, मतलब कि पोजीशन वाला पार्ट, पोजीशन है वो डिफरेंट है और स्पिन है वो सेम है। यहाँ पे क्या है, पोजीशन उसकी सेम है और स्पिन है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो पोजीशन और स्पिन के बेस पे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्मियन है, इसका जो सिस्टम का नेचर है वो फर्मियन है कि नहीं है। क्लियर? और आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके प्रॉब्लम से वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे साई R1 R2 दिया गया है और आपको बोला है कि सिस्टम है वो बोसॉन से बना है, तो क्या आ जाएगा? अगर देखो सिस्टम बोसोनिक है तो इसका मतलब है साई1 R1 साई2 R2 प्लस साई1 R2 साई2 R1, ऐसा वेव फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अगर स्पिन पार्ट की बात करें तो स्पिन पार्ट इसका, देखो ये सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट भी कैसा हो जाएगा, स्पिन पार्ट है वो भी सिमेट्रिक आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें कि अगर ये वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन है, उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन आती तो ये एंटी सिमेट्रिक बन गया, तो ये स्पिन पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। क्लियर? तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर 3 पार्टिकल्स है तो किस तरह से आप वेव फंक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं। देखो साई 1 2 3, अब यहाँ पे देखो साई 1 2 3 है, उसको लिख सकते हैं साई1 R1 साई2 R2 साई3 R3। दूसरा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, देखो 2 और 3 को चेंज कर देते हैं। ओके, 2 और 3 को चेंज कर दो और 1 एंड 3 को भी साथ में चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो साई1 R2 साई2 R3 और साई3 R1। यहाँ पे फिर से एक बार चेंज कर देते हैं कि 2 3 1 है, उसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे साई1 R3 साई2 R1 और साई3 R2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है पता है कि साई यहाँ पे 1 2 3 है, उसमें से देखो 2 और 3 को एक बार चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 2। तो अगर एक ही नंबर पोजीशन मैंने चेंज की है तो इसको ओड परम्यूटेड कहते हैं। और अगर यहाँ पे साई 1 2 3 की जगह पे देखो 1 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, 2 की जगह पे 1 लिख दिया, 3 की जगह पे 2 लिख दिया,
तो इसका मतलब है क्या कि कोई भी नंबर अपनी जगह पे नहीं है, इसका मतलब है इसको इवन परम्यूटेड कहते हैं। इवन परम्यूटेड मतलब क्या कि देखो साई 1 2 3 में पहले मैंने 2 और 3 को चेंज करके यहाँ पे 3 2 कर दिया, यहाँ पे 1 एंड 3 को चेंज करके यहाँ पे 3 1 कर दिया। क्लियर? तो ये है ओड परम्यूटेड, ये है इवन परम्यूटेड। तो ये जो पेयर्स मैंने लिखी है अभी, ये है इवन परम्यूटेड पेयर्स। अब यहां पे फिर से क्या लिख सकते हैं, देखो साई 1 3 2 लिख सकते हैं, यहां पे साई 2, यहां पे 3 1, और यहां पे फिर से यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो साई 2 1 3। तो यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन है, देखो यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो आप अभी लिख ही सकते हैं, और ये जो पेयर्स है उसको बोलते हैं ओड परम्यूटेड। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, मतलब कि आपके जीसेट एग्जामिनेशन में ये इवन ओड परम्यूटेड की कंडीशन से वो नहीं पूछेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये इवन परम्यूटेड कॉम्बिनेशन और ओड परम्यूटेड है वो भी मैंने बता दिया है आपको। और अब यहाँ से हम इसका टोटल वेव फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से साई 1 3 2, और यहाँ पे साई टोटल अगर हमें लिखना है, साई टोटल अगर हमें लिखना है तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे साई जो पहले इवन परम्यूटेड कॉम्बिनेशन है 1 2 3 प्लस साई 2 3 1 प्लस साई 3 1 2 माइनस यहाँ पे जो ओड परम्यूटेड कॉम्बिनेशन से वो लिखने हैं, यहाँ पे साई 1 3 2 प्लस साई यहाँ पे 3 1 प्लस साई 2 1 3, और इसको यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि 6, तो यहाँ पे 1/√6। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं साई टोटल, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साई टोटल है यहाँ पे 1/√3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे साई और इवन परम्यूटेड माइनस साई ओड परम्यूटेड। तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 पार्टिकल्स जब आपको दिए गए होंगे तो। लेकिन ये आप देखो ये बहुत ही इजी था, मैंने इजीली समझाया है आपको। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इजीली मैंने समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो है वो रिवाइज करके देख लो कि किस तरह से आप ये 3 पार्टिकल्स अगर आपको दिए गए हैं तो आप इवन और ओड परम्यूटेड किस तरह से लिख के आप साई टोटल निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आगे जो पार्टिकल का जो एक्सचेंज, पार्टिकल की जो एक्सचेंज हो रही है, देखो आइडेंटिकल पार्टिकल है उसमें पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर आएगा। पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है उसको PIJ कह के बुलाते हैं हम, तो वो उसको बुलाना नहीं है लेकिन PIJ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो या तो प्लस या तो माइनस आइगन वैल्यूज देता है। उसकी आइगन वैल्यूज है वो क्या आ जाएगी, +-1। यहाँ पे देखो +-1 उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि
पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर operates only on those wave function which having definite symmetry। या तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा या तो सिमेट्रिक। ऐसा नहीं होगा कि वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बीच में कहीं झूल रहा होगा, मतलब कि सिमेट्रिक भी नहीं हो और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिकल पार्टिकल से उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज़ किस तरह से आपको निकालनी है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। लेकिन वेव फंक्शन से वो बार बार पूछे जाते हैं, तो किस तरह से आपको वेव फंक्शन लिखना है वो भी मैं यहाँ पे, जैसे ही हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ये आपका कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत जो 5 to 7% आपका डाउट बचा है वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ। तो यहाँ पे पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसमें पाउली ने क्या कहा था कि कोई भी फर्मियोन से वो आइडेंटिकल अगर है तो वो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर 4 क्वांटम नंबर से, मतलब कि प्रिंसिपल, एंगुलर, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ये 4 क्वांटम नंबर है, वो अगर सेम है कोई भी फर्मियोन्स के, तो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो 4 क्वांटम नंबर है उसमें से अगर n, l और m सेम होगा, देखो यहाँ पे n, l, m सेम है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हम 1/2 या -1/2 करके स्टेट में अप इलेक्ट्रॉन और डाउन इलेक्ट्रॉन है वो फिल करते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है। तो देखो, फॉर सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल having spin s1 s2 up to sn, the maximum number of spin state allowed to the system are 2s1 plus 1, 2s2 plus 1, 2sn plus 1, ऐसे होगा। और ये जो हिल्बर्ट स्पेस है, ओके, हिल्बर्ट स्पेस के डायमेंशन के इक्वल होगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्मियंस इन वन एनर्जी स्टेट है वो क्या होगा, 2s plus 1 इंक्लूडिंग स्पिन एंड 1 एक्सक्लूडिंग स्पिन। देखो, एक बार दिमाग में एक बात है वो ठान लो कि एग्जाम में कहीं पे भी स्पिन मेंशन नहीं किया है तो आपको एक्सक्लूडिंग स्पिन ही लिखना है, एक्सक्लूडिंग स्पिन लेके ही चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके से इंक्लूडिंग स्पिन लिख के ये 2s plus 1 स्टेट लेते हैं। तो देखो, अगर 1/2 स्पिन है तो 1/2 पुट करने से s इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्मियंस कितने आएंगे, 2। अगर 3/2 है तो 4 फर्मियन से वो इंक्लूड हो जाएंगे। अगर 7/2 है तो 8 फर्मियन से वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम से वो हम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम्स में भी हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो हमें कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है। मतलब कि कब हमें इंक्लूडिंग स्पिन लेना है और कब एक्सक्लूडिंग स्पिन लेना है। मतलब कि पार्टिकल है, कब हमें फर्मियन एक स्टेट में एक फर्मियन है वो डालना है और एक स्टेट में 2 फर्मियन या 4 फर्मियन है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो जो आपको पीडीएफ मिल गई है तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस बार की पीडीएफ है वो थोड़ी डिफरेंट है,
तो मैं ट्राई करूँगा कि हर बार इस तरह से ही मैं PDF दे दूँगा, क्योंकि मेरा भी जो लिखने का टाइम है वो बच जाता है, तो आपके लिए ज़्यादा लेक्चर्स है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब देखो गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, गेट 2019 का, गेट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है वो डिफरेंट होंगे, शायद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 13 दिया गया होगा, तो आपको अपने तरीके से ही क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो उसमें क्या बोला है कि फॉर अ स्पिन हाफ पार्टिकल लेट अप एंड डाउन डिनोटेड इट्स स्पिन अप एंड डाउन स्टेट रिस्पेक्टिवली इफ यहाँ पे a इक्वल टू दिया गया है 1/√2, यहाँ पे ये अप ये डाउन प्लस यहाँ पे ये डाउन और यहाँ पे अप स्पिन, और b दिया गया है आपको 1/√2। सेम कॉन्फ़िगरेशन दी है, लेकिन क्या यहाँ पे माइनस साइन है। ओके सॉरी, यहाँ पे डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। अब आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर देयर टोटल स्पिन एस। अब टोटल स्पिन की बात करेंगे तो देखो ए है, ये यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्रिक, ये है एंटी सिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब देखो फर्मियन है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि स्पिन हाफ पार्टिकल मतलब कि फर्मियन। अगर सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि इसका जो स्पेस पार्ट है, ये स्पिन पार्ट अगर सिमेट्रिक है तो इसका स्पेस पार्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये ए है और यहाँ पे बी के लिए ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक है, तो इसका स्पेस पार्ट है वो सेम हो जाएगा, मतलब कि सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये स्पिन है, ये स्पेस पार्ट है, तो पोजीशन है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर किस तरह से हो सकता है, या तो अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है, के दोनों। यहाँ पे ये अप ये डाउन हो सकता है, या तो ये देखो यहाँ पे ये डाउन और अप हो सकता है। तो यहाँ से इसकी स्पिन है वो 1 आ सकती है, एस है वो माइनस में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे एस है वो मॉड्यूलस ऑफ ये स्पिन ही लिखेंगे, और यहाँ पे एस है वो 0 आ रहा है। तो आप अपने ऑप्शन है वो देखो, तो ऑप्शन है वो डी दिखाई दे रहा है कि s इक्वल टू 1 फॉर केट ए एंड s इक्वल टू 0 फॉर बी। तो ये गेट 2019 का क्वेश्चन था जो हमने इजीली सोल्व कर लिया है। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है CSIR दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। तो इस तरह से देखो, अगर स्पिन हाफ नहीं बोला होगा या बोसोन बोल दिया होगा तो हम जो क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है शायद नेट एग्जामिनेशन का नहीं है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है गेट टू गेट। देखो 2 क्वेश्चन है वो यहाँ पे एक पेज में है, सो उसमें जो
पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोसोन, तो वो वर्क है आपका। थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, गेट 1998 का क्वेश्चन है, तो आपके जो बर्थ हुआ था तभी शायद ये एग्जामिनेशन लिया गया था। तो द एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज E0 n स्क्वेयर, ये एनर्जी दी गई है। वेयर E0 आपको बोला है E0 r E0 इक्वल टू h कट स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय 2ms स्क्वेयर एंड n है वो 1 2 3 है। अब पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे देखो, इफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन्स पार्टिकल, 3 नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन्स, 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है लेकिन बोसोन से, तो बोसोन से वो उसके लिए कोई एक्सक्लूजन नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेट है उसमें तीनों बोसोन से वो रह सकते हैं, तो तीनों बोसोन एक ही स्टेट में रह सकते हैं। तो देखो आपकी जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी h कट स्क्वेयर, ग्राउंड स्टेट में पूछा है h कट स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय 2ma स्क्वेयर, एक पार्टिकल की एनर्जी है तो 3 पार्टिकल की एनर्जी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको 3 मिलेगी, तो एनर्जी आपकी आ जाएगी 3E0। सो 3E0 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे फर्मियोन बोला होगा, अगर यहाँ पे फर्मियोन बोला होता तो क्या प्रोसीड करना है, फर्मियोन, सिर्फ फर्मियोन बोला होगा तो आपको क्या लिखना होगा, देखो एनर्जी और जो nth स्टेट है h कट स्क्वेयर पाई स्क्वेयर को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, E0 लिख देते हैं, और n स्क्वेयर मतलब कि जो फर्स्ट स्टेट है उसमें एक पार्टिकल, जो सेकंड स्टेट है उसमें भी एक पार्टिकल, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और जो थर्ड स्टेट है उसमें भी एक पार्टिकल आ जाता। सो यहाँ से 9 + 1 + 4 मतलब कि 14 आ जाता। अब यहाँ पे जो वेरिएशन में बता रहा हूँ कि फर्मियोन हैविंग स्पिन 1/2, अगर स्पिन 1/2 बोला है तो इसका मतलब है कि एक स्टेट में 2 पार्टिकल आ सकते थे। तो यहाँ पे इस तरह का विजुअलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेट है उसमें दो जो इलेक्ट्रॉन या 2 स्पिन ऑफ पार्टिकल है वो ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो सेकंड स्टेट है उसमें एक ही पार्टिकल आएगा, तो यहाँ से 6E0 आ जाता। क्लियर। तो अगर किसी ने ये अप्लाई कर दिया स्पिन हाफ वाला तो आपका आंसर C आ जाएगा। क्लियर। तो आपको देखो अगर फर्मियोन बोला है तो सिंगल स्टेट में सिंगल पार्टिकल लेना है, और स्पिन हाफ पार्टिकल बोला है तो आपको एक स्टेट में 2 पार्टिकल लेने हैं। क्लियर। तो इस तरह के वेरिएशन से वो आपको पता होने चाहिए। अब ये देखो गेट एग्जामिनेशन में आइडेंटिकल पार्टिकल का प्रॉब्लम रिपीट कितनी बार हो रहा है देखो, और एनर्जी अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे जो आपका 4th क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है, लेकिन आपको जो PDF दी गई है उसमें क्वेश्चन होगा CSIR दिसंबर
12 का, और यहाँ पे स्पिन हाफ पार्टिकल बोला है, स्पिन हाफ। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ कलेक्शन ऑफ 6 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, 6 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल से इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, 1D पोटेंशियल वेल में है। तो पहले तो आपको 1D पोटेंशियल वेल की एनर्जी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो E इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे L दिया है तो L स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखो जो 6 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है लेकिन स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, तो डिफरेंट स्टेट्स में 2 पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो 6 पार्टिकल हो गए। ये फर्स्ट स्टेट है तो इसमें एनर्जी n स्क्वायर 1 मिलेगा। यहाँ पे n स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2⁻², 4। अभी मैं ये नहीं करवाऊंगा कि n की जगह पे 2 पुट करने से 2 स्क्वायर आता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है आपका 70 to 80% अभी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे 9, क्लियर। तो यहां से आप देखो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं उसका जो सम आएगा कितना आएगा 28। अब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 14 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय ml स्क्वायर। एनर्जी आपको मिल गई और आपका आंसर है वो भी आ गया। ए ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आंसर मिल गया। देखो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे भी 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे भी 2 पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि पोटेंशियल वेल में यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें 2 पार्टिकल्स है। अगर 5 पार्टिकल्स बोला होगा तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता। क्लियर। अगर 5 पार्टिकल्स बोले होंगे तो, लेकिन यहाँ पे हम 6 पार्टिकल है वो बोले हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो मैं वेरिएशन भी बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन है वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन है वो जस्ट 2012 का क्वेश्चन है, जस्ट 2012 का क्वेश्चन है। अब यहां पे बोला है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल, 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको ओमेगा। तो 1D हार्मोनिक पोटेंशियल है, उसकी डीजेनरेसी भी आपको पता होनी चाहिए। देखो 1D में डीजेनरेसी नहीं आती है, 3D में डीजेनरेसी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे 5 पार्टिकल्स है तो किस तरह से अरेंज होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो पहले क्या करेंगे, एनर्जी है वो किस तरह से लिखेंगे, n+1/2। यहाँ पे n की जगह पे ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, हाफ h कट ओमेगा, यहाँ पे 3/2 h कट ओमेगा, यहाँ पे 5/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, 2 × 1/2 h कट ओमेगा, 2 × 1/2 h कट ओमेगा प्लस
3/2 इंटू 2h कट ओमेगा प्लस 5/2 और 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे हम, यहाँ से h कट ओमेगा। सो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5/2 और h कट ओमेगा। सो यहाँ से LCM लेके आप आंसर जैसे ही निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 6 + 2 8 + 5 मतलब कि 13/2 h कट ओमेगा, जो कि आपका आंसर है बी। सो ये बेसिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स के क्वेश्चंस है कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो जेस्ट एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन ये मैंने लिख दिया। अब अगर ये 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर में पुट किया होगा तो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजेनरेसी क्या थी, n+2/2। तो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है उसकी डीजेनरेसी क्या आएगी, n = जैसे ही आप n = 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पे 0, तो 2/2 फर्स्ट स्टेट की डीजेनरेसी n = 0 है, तो डीजेनरेसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे डीजेनरेसी G 0 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2/2 और यहाँ पे 3 G1 3 आ जाएगी, n = 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे n = 1, यहाँ पे देखो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो n = 0 है वो सिंगल लेयर है, सिंगल एनर्जी स्टेट है, और n = 1 है वो 3 डिफरेंट स्टेट है जिसकी एनर्जी है सेम। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे 2 पार्टिकल आ सकते हैं अगर स्पिन हाफ बोला है तो, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 पार्टिकल, मतलब कि n = 1 स्टेट है उसमें ही 6 पार्टिकल इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 3D बोला है, आपको 3 डायमेंशन में बोला है, तो आप इसको डायरेक्टली अगर देखो 6 पार्टिकल्स बोले होंगे, यहाँ पे 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल बोले हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ से 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल बोला है, तो इस तरह का कुछ सिनारियो होगा। तो ये n = 0 मतलब कि h कट ओमेगा/2, यहाँ से ये जो 3/2 h कट ओमेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि एनर्जी जैसे ही आप निकालोगे तो 2 पार्टिकल से h कट ओमेगा में, h कट ओमेगा/2 में, तो यहाँ पे h कट ओमेगा आ गया, और प्लस यहाँ पे 3 पार्टिकल से 3/2 h कट ओमेगा में, तो 3 × 3/2 मतलब कि 9/2 h कट ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर 11/2 h कट ओमेगा आ जाएगा। अगर किस में है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला है तो इस तरह का वेरिएशन है, ये मैंने बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन में भी हम कर लेंगे। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेस्ट का ही है, जेस्ट 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कन्फाइंड इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइज L, लोएस्ट मतलब कि E0 है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट फॉर सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज। अब देखो पार्टिकल के लिए पहले ही एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो इसका मतलब है h² π² 2 mL² है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल दिए हैं, 3 यहाँ पे स्पिन दी गई है, तो यहाँ पे आप एक स्टेट में 2 पार्टिकल से वो
रख सकते हैं। क्लियर? तो जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी के कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, देखो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml², और यहाँ से देखो 2 × 1 प्लस यहाँ पे 4। अब ये सोचना कि किस तरह से आया है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना आपको पता चलना चाहिए। अब 6 यहाँ पे से 6 मिल रहा है, और ये तो आपको पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे 2, यहाँ से आ गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर है, सी आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो अगर आपको एनर्जी है वो पता है कि किस तरह से आप एनर्जी वो फाइंड कर सकते हैं एनर्जी को, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन से वो सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व। और दूसरी बात ये है कि देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको देखना है बोसोन लिखा है, फर्मियोन लिखा है। अगर देखो बोसोन लिखा है ना, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी जो भी पूछी है वही उसी में एक ही स्टेट में आपको सभी बोसोन है उसको फिल कर देना है। तो अब यहां से आगे चलते हैं। ओके, तो 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, देखो यहां पे ये क्वेश्चन था TIFR 2011 का, और उसमें बोला गया है, देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दिए हैं स्पिन हाफ, और 1 डायमेंशनल बॉक्स में दिए गए हैं लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल इज E0। If instead 4 such particles are introduced into same 1-dimensional box of length 2L, then lowest possible value of their total energy will be। अब देखो एनर्जी है यहाँ पे E, वो इक्वल टू E0 है फॉर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 2 × पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml² है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम E0। E0 है वो क्या है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml², ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने। अब 4 पार्टिकल्स को हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो 4 पार्टिकल्स अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे सिर्फ ये देखो ट्विस्ट कितना किया गया है, यहाँ पे लेंथ है वो 2L कर दी है, 2L का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो n²। सो 4 पार्टिकल्स है तो 2 पार्टिकल्स फर्स्ट स्टेट में और 2 पार्टिकल्स है वो सेकंड स्टेट में। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ml² है उसके इक्वल टू E0 है। सो E0 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 + 2 मतलब कि 10। सो यहाँ से 5/4 E0 आपको वैल्यू है वो मिल रही है। सो इस तरह से देखो एग्जामिनेशन में ये सिर्फ 2L का ही इंपॉर्टेंस था। अगर ये 2L आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे देखो E0 ही आएगा और आप क्वेश्चन है वो गलत लिख सकते थे यहाँ पे E0 लिखने से। अगर E0 लिख दिया तो भी आपका आंसर डिफरेंट आ जाता। यहाँ पे जो बोसोन्स अगर दिया गया है तो 4 स्टेट में जो 2 पार्टिकल है वो सेकंड स्टेट में नहीं जाते, 2 पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ही आ जाते और 4 × 1 हो जाता। तो अगर बोसोन कंसीडर कर लिया है तो ऐसा होगा।
अगर फर्मियोन सिर्फ आपने कंसीडर किया है तो एक पार्टिकल एक ही स्टेट में मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आ जाता, मतलब कि 4 डिफरेंट स्टेट आपको मिलते हैं। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक बात चली जाती। क्लियर? तो इससे आगे हम बात करेंगे कि जो थर्ड, जो ये TIFR का क्वेश्चन है, पेज नंबर, ओके। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बच गया है, जो कि है, देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवा ही दिए हैं। अगर कोई बच रहा है क्वेश्चन तो आप मुझे मैसेज कर देना। TIFR 2017 का, और TIFR के क्वेश्चंस है वो थोड़े ट्रिकी और लेंथी भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 पार्टिकल्स यहाँ पे आपको पोटेंशियल में दिए हैं। यहाँ पे दूसरी फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिए हैं। तो बोला क्या है कि 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट बॉक्स से 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स से वो पहले बॉक्स में पुट किए गए हैं। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम फाउंड, इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि E इक्वल टू, जैसे ही हम h² पाई स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 3 पार्टिकल्स है तो 2 प्लस यहाँ पे 4, मतलब कि 6, और यहाँ पे पाई स्क्वायर h² बाय 2ml का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी मिल रही है आपको 18, तो यहाँ से h² पाई स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 7 पार्टिकल से हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी आपको मिलेगी? अब यहाँ पे 7 पार्टिकल्स, तो देखो 7 पार्टिकल्स के लिए क्या होगा? एनर्जी इक्वल टू h² पाई स्क्वायर बाय 2ml का स्क्वायर, और n यहाँ पे दिया गया होगा कि आपको पहले 2 पार्टिकल लिख दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 1, तो हो गए 7 पार्टिकल्स। अगर ये फर्स्ट स्टेट है तो यहाँ पे 1, ये सेकंड स्टेट है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 लिख देंगे, यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16। क्लियर? तो इसकी तो वैल्यू यहाँ पे 3 दी है, 3। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो यहाँ से 2 प्लस 6, सॉरी यहाँ से 8 प्लस 18 प्लस 16 ऐसा आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? बेसिकली 18 प्लस 16 प्लस 10, तो 8 प्लस 6, और ये जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कर लेना। 44, क्लियर? यहाँ पे 44 है वो यहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 44 आ रहा है, यहाँ से 3, सो यहाँ से क्या होगा? देखो 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यही आंसर है आपका 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो देखो सिंपली मैंने क्या किया है कि पहले 3 जो क्वेश्चन है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। पहले बोला है कि 3 पार्टिकल के लिए लोएस्ट एनर्जी क्या है, तो ये है। तो 3 पार्टिकल लोएस्ट एनर्जी में किस तरह से फील कर सकते हैं? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1,
तो यहाँ से मैंने ये एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ml² की वैल्यू निकाल ली, तो ये 3 आ गया। और यहाँ से देखो ये वैल्यू पता है मुझे 3 है, तो ये वैल्यू निकाल ली n² की। तो n² यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 ही। क्यों? क्योंकि 7 ही पार्टिकल बोला है, 8 पार्टिकल नहीं बोला है हमें। अगर 8 बोला होगा तो यहाँ पे 2 पार्टिकल लिख देते, अगर ज़्यादा बोला है तो हम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते। तो एनर्जी है वो आपको 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई है 7 पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग। ये भी देखो ये 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही बोला जाता है, क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस है, TIFR है, जेस्ट है, नेट है, गेट है, ये सभी क्वेश्चंस है वो मैं इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में कम से कम टाइम लगे क्वेश्चन को समझने में। आप अगर ये क्वेश्चन से आपने समझ लिए हैं तो जीसेट के क्वेश्चन से वो आप इजीली समझ सकते हैं। और बेसिकली आप इसका आंसर है, देखो इसमें से कोई क्वेश्चन भी ऐसा भी होगा कि जीसेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ही पूछा जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको अगर आंसर पता है कि 132 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और अपना टाइम है वो बचा सकते हैं। सो आइडेंटिकल पार्टिकल से उसके क्वेश्चन से वो अभी बाकी है। और यहाँ पे एक टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, तो यहाँ पे छोटे से टॉपिक का मैं एक छोटा सा वीडियो है वो मैं बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहे, और एग्ज़ाम है वो अभी नज़दीक आ रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप ऐसा सोचोगे कि 3 मंथ है तो 3 मंथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। तो आपको अपना टाइम है वो फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। जो भी सिलेबस मैंने करवाया है वो सिलेबस है वो थ्रू आउट कंप्लीटली रिवीजन कर लो। ये रिवीजन है वो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन नहीं करोगे आप तो आपका टाइम है वो फिर से उतना ही वेस्ट हो जाएगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप पढ़ने बैठोगे तो पहले ही पन्ने से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको कुछ याद ही नहीं होगा, कंप्लीटली ब्लैंक हो गए। जैसे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन हुए उससे पहले ब्लैंक थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।